हाय गाइस, मैं दीपक वाधवा एक बार फिर आपका अपने चैनल बिहाइंड द इंडियन लॉ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हमने आज से पहले की वीडियोस में एनालिटिकल स्कूल कवर किया था, जिसके अंदर हमने जॉन ऑस्टिन, कैल्सन और एच.एल.ए. हार्ट के बारे में स्टडी किया था कि उनके थॉट्स क्या थे एनालिटिकल स्कूल। बात करें हिस्टोरिकल स्कूल की गाइस, तो इसमें बेसिकली जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे प्रोफेसर सेविग्नी के बारे में और हेनरी मेन के बारे में। तो आपके बेसिकली सिलेबस में प्रोफेसर सेविग्नी और हेनरी मेन ही मेन हैं, जो बेसिकली हम लोग आज कवर करेंगे। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, गाइस पहले प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी। गाइस, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, टोटली बेस करता है हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में। इनका बेसिकली ये मानना है कि जो हमारा लॉ है वो ना तो किसी कमांड ऑफ सॉवरन से आता है, ना ही ये कोई नॉर्मेटिव साइंस है और ना ही ये कोई पॉजिटिव साइंस है। इनका कहना है ये लॉ एज इट इज में बिलीव नहीं करते। इनका ये कहना है कि लॉ बेसिकली पहले से ही सोसाइटी में होता है, हमारे कस्टम्स के जरिए या फिर हमारे अदर ट्रेडिशंस के जरिए। लॉ इज नथिंग बट लॉ काउंट करना पड़ता है, और यही हिस्टोरिकल स्कूल में भी बताया गया है। अगर हम बात करते हैं, हमने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था एनालिटिकल स्कूल। इसमें हमने ये पढ़ा था जो भी ऑस्टिन की थी थ्योरी, उसमें ये था कि लॉ इज नथिंग बट अ कमांड ऑफ सॉवरन। उसके बाद ये नॉर्मेटिव साइंस में बिलीव करते थे, जिसमें बेसिकली प्रोफेसर कैल्सन ने बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ रूल्स के बारे में, जो कि प्रोफेसर हार्ट ने कहा था। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल वालों का ये कहना था कि जो हमारा लॉ है ना तो कोई कमांड है, ना ही कोई नॉर्मेटिव साइंस है, ना ही सेट ऑफ रूल्स हैं। जो हमारे कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, बचपन से फॉलो करते आते हैं या फिर जो भी पुराने जमाने से चले आ रहे हैं की वजह से ये जो लॉ हैं बनते हैं। और ये जो कस्टम्स और ट्रेडिशन हम लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं, अगर इनको पुराने सुपीरियर अथॉरिटीज थी उनके द्वारा अगर इनको फाइनल कर दिया जाता है या फिर सेट कर दिया जाता है, यही लॉज बन जाते हैं। तो इट इज अकॉर्डिंग टू देम, इट इज नॉट अ कमांड, इट इज नॉट अ कमांड, इट इज ऑलरेडी existed in the society, it is found। मानना था कि बेसिकली लॉ जो है वो कस्टम डेवलप करता है। जो लॉ है वो ट्रेडिशंस के जरिए आता है, ना ही तो वो कोई कमांड है और ना ही वो कोई नॉर्मेटिव साइंस है, ना ही कोई सेट ऑफ रूल्स है। तो उनका ये मानना था, तो इन्होंने ये कहा कि लॉ जो है वो बेसिकली कस्टम्स के जरिए आता है। हिस्टोरिकल स्कूल्स वाले मानते हैं बेसिकली जो लॉज हैं वो हिस्टोरिकली डेवलप होते हैं अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के जरिए। इनका बेसिकली ये मानना था कि लॉ तो सोसाइटी में पहले से ही होता है, बट इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन द सोसाइटी। क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले ये मानते थे कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो हम रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं अच्छे के लिए, तो वो बेसिकली पहले से ही होते हैं सोसाइटी में, और इट इज नथिंग बट इट इज फाउंड इन द हिस्टोरिकल स्कूल वालों का ये मानना था कि लॉ को बेसिकली बनाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, और लॉ इज एंटीसीडेंट टू द सोसाइटी। एंटीसीडेंट टू द सोसाइटी, इसका मतलब कि लॉ बेसिकली सोसाइटी से पहले से ही चला आ रहा है। इनका ये मानना है कि लॉ जो है वो बेसिकली सोसाइटी से पहले ही आ गया था, सोसाइटी तो बाद में आई, लेकिन लॉ पहले से ही एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में, लेकिन बाद में सोसाइटी आई है। और जो हमारा लॉ है वो कस्टम और ट्रेडिशंस के जरिए ही फाउंड किया गया है। तो स्कूल वाले ये मानते हैं कि लॉ जो है वो पहले से ही हमारे कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, हर जगह था,
लेकिन लॉ बेसिकली क्या है, उसको फाउंड करना पड़ता है, ढूंढने पड़ते हैं, तब जाके लॉ के बारे में पता चलता है। और लॉ कभी भी बनाया नहीं जाता है, लॉ को बेसिकली फाउंड किया जाता है सोसाइटी में से, कस्टम्स में से, ट्रेडिशंस में से। हिस्टोरिकल स्कूल वाले बेसिकली ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अपने थॉट्स में कहते हैं कि लॉ बेसिकली कहाँ से आया, यहाँ से हमें पता चलता है। गाइस, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दो प्रोफेसर हैं जो कि बहुत मेन है, और वही आपके सिलेबस में है। और लास्ट ईयर दोनों स्कॉलर्स का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज ध्यान देना। जो हमारे पहले स्कॉलर हैं वो हैं सेविग्नी, और दूसरे हैं हेनरी मैन। तो गाइस, अभी हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रोल ऑफ सेविग्नी के बारे में। प्रोफेसर सेविग्नी के बारे में। गाइस, अगर हम प्रोफेसर सेविग्नी की बायोग्राफी के बारे में बात करें तो प्रोफेसर सेविग्नी जो थे वो बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे। ये ही वॉज बोर्न ऑन 1779। इन्होंने जर्मनी में स्टडी करी और वहाँ पर इन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन की और वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। जर्मनी में लॉ से रिलेटेड जो भी कोडिफिकेशन हो रहा था, फर्दर डेवलप हो रहा था, ये एक्चुअल में उसके अगेंस्ट थे। ही वॉज अगेंस्ट द कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो उस टाइम जो जर्मनी था वो बेसिकली, उस टाइम पर जो जर्मनी था बेसिकली वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, ऑलमोस्ट 40 किंगडम्स में बटा हुआ था। तो लोगों का ये कहना था बेसिकली जर्मनी में एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि पूरे के पूरे जर्मनी पे लागू हो। लेकिन उस टाइम पर प्रोफेसर सेविग्नी का ये लॉ है वो हर एक जगह के लिए अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस और वहाँ की भाषाएं, वहाँ की लैंग्वेजेस वहाँ पर अलग अलग तरीके से थी। तो वहाँ भी उनका ये मानना था कि वो इस कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ जर्मनी के अगेंस्ट में थे। प्रोफेसर सेविग्नी ये चाहते थे कि आप पहले जर्मनी को यूनिफाई करो, इकट्ठा करो, उसके बाद उसके लिए एक सेपरेट लॉ बनाओ जो कि पूरे के पूरे जर्मनी पे लागू हो। लेकिन 40 किंगडम्स में अलग अलग, या तो आप अलग अलग 40 किंगडम्स में बेसिकली आप अपना लॉ को लागू करो। जर्मनी में हर एक सोसाइटी का अपना एक लॉ था, लॉ है। बेसिकली जर्मनी में हर एक सोसाइटी का अपना ट्रेडिशन है, हर एक सोसाइटी का अपना कस्टम है। तो वहां पर उनका ये कहना था कि जो जर्मनी में हर एक किंगडम है बेसिकली वहाँ का लॉ जो है वो अलग अलग होना चाहिए। और या तो आप सारे के सारे जो किंगडम्स हैं उनको यूनाइट करो, एक सिंगल जर्मनी में यूनाइट करो, और उसके बाद में आप एक सिंगल लॉ आप बनाओ ताकि वो होल ऑफ जर्मनी पे अप्लाई हो। बट ही वॉज अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ। गाइस, बेसिकली प्रोफेसर सेविग्नी का ये कहना था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जर्मनी है, अब जर्मनी में अलग अलग 40 किंगडम्स हैं। अब 40 किंगडम्स में हर जगह के किसी के रूल अलग होंगे, किसी के रूल अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। ऐसे ही अलग अलग करते करते सबके अगर रूल्स अलग होंगे तो किसी ना किसी के साथ तो गलत होगा ही होगा। तो इन दैट केस वो इस कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में थे। जो प्रोफेसर सेविग्नी थे उनका ये कहना था कि पहले होल ऑफ जर्मनी को यूनाइट करो, और यूनाइट करने के बाद में तब उसका एक सेम लॉ होना चाहिए होल ऑफ जर्मनी के लिए। मैंने आपको हिस्टोरिकल स्कूल बताया। हिस्टोरिकल स्कूल क्या था? हिस्टोरिकल स्कूल मेनली फोकस करता है हमारी हिस्ट्री के ऊपर, हमारे कस्टम्स के ऊपर, हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर। उनका ये कहना है कि लॉ बेसिकली ना तो कोई कमांड ऑफ सॉवरन है, ना तो लॉ कोई बनाता है। ये लॉ जो है बेसिकली सोसाइटी से पहले से ही हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इट इज एंटीसीडेंट टू द सोसाइटी। सोसाइटी में आने से पहले ही भी लॉ आ गया था। लॉ इज नथिंग बट, लॉ को फाउंड करना पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई है, बेसिकली उनका ये कहना था कि सोसाइटी आने से पहले ही लॉ जो है वो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स में था। तो लॉ फाउंड करना पड़ता है, लॉ किसी की कमांड नहीं है।
अब दूसरी बात ये है कि ये कोडिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अगेंस्ट में थे। ये हमने आपको बताया कि इनका ये कहना था कि जब जर्मनी के अंदर अलग अलग किंगडम्स हैं तो हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग नहीं हो सकते हैं। या तो आप होल ऑफ जर्मनी को पहले यूनाइट करो और यूनाइट करने के बाद में उसके लिए एक लॉ लेकर आओ। तो ये बात तो एक्चुअल में समझ में आती है, बट उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आप सब जगह एक ही रूल अगर लागू कर दोगे या एक ही लॉ ले आओगे तो उस केस में डिस्प्यूट्स पैदा होंगे। तो ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट में थे। गाइस अब हम आगे बात करते हैं प्रोफेसर सेविग्नी की। बेसिकली मैं आपको ये सारा प्रोफेसर सेविग्नी के बारे में बता रहा हूँ, ये आप लिखोगे वहां पर। उसके बाद आप ये भी लिखोगे कि प्रोफेसर सेविग्नी ने हमें वोल्केजिस्ट का कंसेप्ट दिया था। वोल्केजिस्ट इज द source of law where volk means people, gist means will। दोस्तों सेविग्नी ने बोला कि लॉ ना तो कोई कमांड है, ना तो कोई नॉर्म है, ना तो कोई सेट ऑफ रूल्स है। उन्हें ये कहना था कि लॉ का जो सोर्स है वो वोल्केजिस्ट है। और वोल्केजिस्ट मीन्स, वोल्क मीन्स पीपल, जिस्ट मीन्स विल। तो इट मीन्स लोगों की विल से आता है। तो लोगों की जो विल होती है वो होता है लॉ का। इनका ये कहना था। गाइस इन्होंने ये बात बोली, उसके बाद इन्होंने ये बात भी बोली कि लॉ डेवलप्ड like a language। इन्होंने ये भी बोला कि लॉ जो है वो लैंग्वेज की तरह डेवलप होता है। गाइस ये इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने ये इसलिए बोला था कि अगर आप देखोगे कि हमारे सोसाइटी में हर कुछ किलोमीटर बाद, हर 2 किलोमीटर बाद, 10 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर बाद सोसाइटी चेंज होती है, जगह चेंज होती है, वहाँ के लोग चेंज होते हैं, वहाँ के कल्चर चेंज होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है। तो जैसे जैसे वहाँ के लोग चेंज होते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, उसी तरीके से वहाँ के जो नियम है, वहाँ के तौर तरीके हैं, वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो बेसिकली लॉ है वो भी चेंज होते हैं। तो लॉ डेवलप्ड लाइक अ लैंग्वेज, उनका ये कहना था। उनका बेसिकली ये कहना था जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है, जैसे लैंग्वेज चेंज होती है, उसी तरीके से लॉ भी डेवलप होता है और लॉ भी चेंज होता है। सोसाइटी में लॉ चेंज होता है, हर सोसाइटी में लॉ जो है बेसिकली बदल जाता है। इसी के लिए तो इन्होंने बोला था जो है वो लॉ है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, हर सोसाइटी के लिए अलग अलग लॉ होगा तो लोगों में डिफरेंसेस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट गाइस इन्होंने ये बोला कि लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। इनका बेसिकली इस बात को लेकर के ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि आपने एक लॉ बनाया पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए और बाद में फिर वो जो लॉ है वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए बन गया, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था कि लॉ जो है वो एक यूनिवर्सल चीज नहीं है। बेसिकली क्या है कि अगर आपने एक लॉ को एक सोसाइटी के लिए बनाया और बाद में ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए बन गया, तो लॉ इज नॉट, जो है वो बेसिकली सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने ये बोला सेविग्नी का जो अगला पॉइंट है उसमें इन्होंने गाइस बेसिकली सेविग्नी ने ये भी बोला अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस। Therefore, jurist development इस बात का मतलब बेसिकली ये है कि उनका ये कहना था कि जो अर्ली डेवलपमेंट हुई है ना लॉ की, वो बेसिकली ट्रेडिशंस कस्टम से, या वो उस टाइम पर डेवलप होनी बहुत ज़रूरी थी, या वो हुई है, ठीक है जी, स्पॉन्टेनियस थी, वो होनी ही थी। और आफ्टर दैट जूरिस्ट, जो जूरिस्ट थे उन्होंने डेवलप की है। जो सेविग्नी है वो ये कहना चाहते हैं कि लॉ जो है वो सोसाइटी में अपने आप ही आ गया,
कस्टम से आ गया, ट्रेडिशन से आ गया, अपने आप ही आ गया, कोई लेकर नहीं आया। तो ये कहना था कि लॉ अपने आप आ गया, इसलिए जूरिस ने उसको डेवलप किया। गाइस ये भी मैं आपको बेसिकली पहले बता चुका हूँ। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि लॉ डेवलप्ड विद सोसाइटी। इनका ये कहना था कि बेसिकली जो लॉ है वो तो पहले से एग्जिस्ट करता था, बाद में जब सोसाइटी आई तो लॉ बेसिकली सोसाइटी के साथ साथ डेवलप होता गया। गाइस अब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सब पॉइंट्स जो थे वो बेसिकली प्रोफेसर सेविग्नी ने बोले थे, लेकिन इसके इसमें सेविग्नी को भी काफी हद तक काफी लोगों द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको अभी बताया था, सेविग्नी का बेसिकली ये मानना था कि वोल्केजिस्ट इज द सोर्स ऑफ लॉ। तो लोगों ने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया और बोला वोल्केजिस्ट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ लॉ। लोगों ने बेसिकली ये बोला कि कस्टम जो है वो हमारे सोर्स ऑफ लॉ हैं। प्रेसिडेंट, जब कोई जज कोई ऑर्डर पास करता है तो वो बेसिकली आगे फर्दर केसेस के लिए रेफर किया जाता है, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ लॉ। जो पुराने जमाने में श्रुति स्मृति, ये भी सोर्स ऑफ लॉ हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वोल्केजिस्ट इज ओनली द सोर्स ऑफ लॉ। तो ये लोगों का कहना था, इसकी वजह से इनको काफी क्रिटिसाइज। दूसरा इन्होंने ये क्रिटिसिज्म बोला लोगों ने, कस्टम्स आर नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू पीपल्स विल। आपको पता होगा कि हमारे जो पुराने कस्टम्स हैं, जैसे कि कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो लोगों की विल के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वो कस्टम्स हैं इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा काफी पुराने जमाने में शुरू से चलती आ रही थी। सती प्रथा तो बेसिकली थी वो पुराने जमाने से चलती आ रही थी और लोगों की विल के अगेंस्ट में थी, लेकिन वो कस्टम्स में थी इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, कुछ लोग समझदार थे जो चाइल्ड मैरिज को सही नहीं मानते थे, लेकिन वो कस्टम्स थे तो इसलिए उनको फॉलो करने पड़ते थे। क्रिटिसिज्म में ये बोला गया लोगों लोगों के द्वारा सैविग्नी को, कि जैसे कि आप बोलते हो कि जो हमारे कस्टम्स हैं वो पीपल विल से आते हैं, जैसे कि वोल्केजिस्ट से आते हैं, पर कहीं कस्टम्स ऐसे थे जो हमारे लोगों के विल के अगेंस्ट में थे, जैसे कि सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, और ऐसे कहीं कस्टम्स ऐसे थे जिन जो लोग बेसिकली नहीं मानना चाहते थे या वो लोगों के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन वो कस्टम्स थे इसलिए लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो लोगों के विल के अनुसार नहीं थे। गाइस कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो लोगों के ऊपर जबरदस्ती डाले जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, एक्चुअल में वो कस्टम्स नहीं होते हैं। गाइस तीसरा पॉइंट जो था इसका वो था कि अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में ये थे, लोगों का ये कहना था भाई कोडिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। अगर किसी लॉ का पर्टिकुलरली भी कोड नहीं बनेगा, वो प्रॉपर एक्ट नहीं बनेगा, तो फिर लोग उसको फॉलो कैसे करेंगे या फिर क्या समझेंगे उसके बारे में। या फिर आप जैसे आप आज के टाइम पर देखो कि यहाँ पर भी लॉज हैं, मोस्टली वो प्रॉपर एक्ट बन चुके हैं, उनको प्रॉपर कोडिफाइड कर दिया गया है, तो वो सोसाइटी के हिसाब से था। इसका जो कंसेप्ट था उसको काफी नैरो बताया गया, इस कंसेप्ट को काफी नैरो बताया गया। तो इसके कंसेप्ट को नैरो बताने की वजह से भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया। कोडिफिकेशन को कोई महत्व ही नहीं दिया, बल्कि इसने कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में बोला। तो इसलिए कोडिफिकेशन तो आज की डेट में देखा जाए तो सबके लिए बहुत नेसेसरी है।
उस टाइम पर भी बहुत नेसेसरी थी, तो इसलिए इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। अगला इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इग्नोर किया जजमेंट लॉ को। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि वोल्केजिस जो है वो एक अकेला सोर्स है। इन्होंने जजमेंट लॉ को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा गाइस कि मोस्टली जो हमारे लॉज बनते हैं या फिर हमारे कहीं लॉज जो हैं, एक जजमेंट लॉ भी एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से लॉ बनता है। इन्होंने जजमेंट लॉ को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इसकी वजह से भी इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो गाइस गाइस इस तरह से हमारा सेविग्नी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे हेनरी मेन की। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या हमारी वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो बेसिकली ने बेसिकली अपनी एक थ्योरी दी थी लॉ की डेवलपमेंट से रिगार्डिंग। तो आइए ज़रा उसको समझते हैं। एक थ्योरी दी जिसमें इन्होंने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी। पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे डिस्कस द स्टेटस टू थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आप हेनरी मेन के बारे में बात करोगे। इन्होंने जो बेसिकली थ्योरी दी थी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके बारे में बताओगे। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं। हेनरी मेन की बात करें तो हेनरी मेन को सोशल डार्विनिस्ट भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? सोशल डार्विनिस्ट। गाइस बेसिकली हेनरी मेन ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द एंशियंट लॉ। ये बुक एक्चुअली इन्होंने 1861 में लिखी थी। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में बेसिकली इन्होंने लॉ के बारे में अच्छे से बताया कि लॉ बेसिकली कहाँ से आया था एंशियंट टाइम में। तो ये बुक एक्चुअली काफी, इस बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने थोड़ी दी डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोला कि लॉ 4 स्टेजेस में आया है। सबसे पहला जो स्टेज है, कस्टमर कैसे आता है? डिवाइन लॉ। उसके बाद वो क्या बन जाता है? कस्टमरी लॉ। तो गाइस जो हमारा तीसरा स्टेज आता है वो आता है प्रीस्ट रिकॉग्निशन का। टेंशन मतलब बच्चों अभी समझ में आएगा। और जो फोर्थ स्टेज हमारा आता है वो है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। हेनरी मेन जो थे वो हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ से थे, और उन्होंने ये बोला कि लॉ जो है वो बेसिकली कस्टम्स की तरफ से आया, ट्रेडिशंस की तरफ से आया। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो बेसिकली कस्टम से और ट्रेडिशन से जो लॉ डेवलप हुए हैं वो बेसिकली 4 स्टेजेस से होने के बाद डेवलप हुए हैं। तो उनका जो पहला स्टेज था वो था डिवाइन लॉ, दूसरा स्टेज कस्टमरी लॉ, तीसरा स्टेज था प्रीस्ट रिकॉग्निशन और चौथा स्टेज था कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो अब हम इसको समझेंगे। डिवाइन लॉ बेसिकली फर्स्ट स्टेज है हमारा, जिसमें उन्होंने ये बोला, हेनरी मेन ने ये बात बोली कि बेसिकली डिवाइन लॉ वो होता है जो गॉड बनाता है, या फिर जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है जैसे कि किंग। उन्होंने ये बोला कि बेसिकली वो भगवान का मैसेंजर होता है। उन्होंने जो आदेश दिया वो भगवान का आदेश समझ के उसको डिवाइन लॉ समझा जाता है। उसको बेसिकली भगवान का मैसेंजर समझा जाता है। उसने जो बात बोली, जो लॉ बनाया, उसको भगवान का आदेश समझ करके उसको डिवाइन लॉ समझा जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। और जब वो लॉ हमारा रेगुलरली जो चलता रहता है, लोग उसको फॉलो करते हैं कुछ सालों तक, कुछ जनरेशन तक, तो उसके बाद फिर वो कस्टम्स में बन जाता है। कस्टम, जब वो हमारे कस्टम्स बन जाते हैं तो उस केस में हम उसको कस्टमरी लॉ की स्टेज बोलते हैं। तब वो सेकंड स्टेज में आता है तो उसको हम कस्टमरी लॉ बोलते हैं। तब वो लोगों के कस्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है।
और चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको भगवान का आदेश समझ करके फॉलो करना ही पड़ता है, वो कस्टम्स बन जाते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बता करके समझाती है या उनके सामने फॉलो करती है, तो लोग उसको देख के अपना कस्टम्स फॉलो करते हैं, और उसी को कस्टमरी लॉ बेसिकली बोला जाता है। वो हमारा सेकंड स्टेज है। उसके बाद प्रीस्ट रिकॉग्निशन। दोस्तों, प्रीस्ट रिकॉग्निशन वो है कि जब हमारी सोसाइटी में पंडित होते हैं या फिर बड़े लेवल पे जो प्रीस्ट होते हैं, उस टाइम पर जो होते थे राजा महाराजा के टाइम पर, तो बेसिकली सलाहकार कह लो या फिर उनको प्रीस्ट कह लो, जो बेसिकली जो हमारे कस्टमरी लॉ, जो हमारे कस्टम्स में जो लॉज जो फॉलो किए जाते थे, उनको रिकॉग्निशन देते थे, उनको ये बताते थे कि हाँ जी यही भगवान का आदेश है, आपको यही करना चाहिए, वो उसको रिकॉग्नाइज कर देते थे। तो उसको बेसिकली लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता था और उसमें प्रीस्ट रिकॉग्निशन होती थी। और जब ये तीनों स्टेजेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा आता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में जब उसको प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा कोडिफाई कर दिया जाता है, जब ये हमारे 4 स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, तब बेसिकली लॉ जो है वो बनता है। ऐसा हेनरी मेन ने बोला था अपने इस डेवलपमेंट ऑफ लॉ के स्टेजेस के बारे में, कि हमारा जो लॉ है वो बेसिकली एंशिएंट टाइम पर इस तरीके से बनता था। और आज की डेट में जो हमारे डिवाइन लॉज होते हैं, जो जो गॉड का बेसिकली मैसेंजर समझा जाता है, उसके थ्रू आदेश दिया जाता है, लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जो कि बाद में उनके कस्टम्स बन जाते हैं। और जब वो कस्टम्स बन जाते हैं तो उसको कस्टमरी लॉ की स्टेज में लिया जाता है। वो सेकंड स्टेज जो बेसिकली उसको कस्टमरी लॉ बोला गया है, लोग उसको रिलीजियसली कस्टम समझ के फॉलो करते हैं। उसके बाद जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, उनकी तरफ से इसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन दी जाती है और ये प्रॉपर लॉ बन जाता है कस्टम्स के जरिए। जो क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो बताते हैं हाँ जी ये आप फॉलो कर रहे हो, तो ये बेसिकली हमारे कस्टम्स के मुताबिक बिल्कुल सही है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं। और उसके बाद में जब उसकी प्रॉपर कोडिफिकेशन होती है, तो उस केस में उसको कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का स्टेज बोला जाता है, और उसके बाद में वो लॉ बेसिकली फुली डेवलप हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेज इन इस बेसिकली 4 स्टेप्स को हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लॉ, जो कि हेनरी मेन ने बताया था। गाइस, इसमें हेनरी मेन ने एक बात और बोली थी कि जैसे जो हमारा लॉ है, अगर ये 4 स्टेजेस में डेवलप होता है, जैसे डिवाइन लॉ आया, कस्टमरी लॉ आया, प्रीस्ट रिकॉग्निशन हुई, उसके बाद में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ, अगर उसके बाद वो फर्दर आगे जा करके रुक जाता है, वो सोसाइटी डेवलप नहीं हुई, तो उस केस में तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बोलते। इसके आगे अगर फर्दर लॉ की प्रोग्रेस अगर रुक जाती है, तो उसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बोला जाता। तो इसके आगे फर्दर जो जैसे लॉ की डेवलपमेंट हमारी की जाती है, तो उस केस में वो की जाती है लीगल जस्टिस और लेजिस्लेशन। अगर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होने के बाद लीगल इक्विटी, जस्टिस और लेजिस्लेशन किया जाता है उस चीज के ऊपर, तब वो फर्दर डेवलप्ड मानी जाती है, वो प्रोग्रेसिव मानी जाती है। लेकिन अगर वो कोडिफिकेशन के बाद में वो रुक जाता है, तो उस केस में उसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बोला जाता। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में लेजिस्लेशन तक का पूरा प्रोसेस होता है, लेजिस्लेशन के द्वारा उसको प्रॉपर एक्ट में तब्दील किया जाता है, और उसके ऊपर जस्टिस भी होता है और लीगल इक्विटी भी होती है। तो उस केस में इसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी तब हम कह सकते हैं, जब फर्दर ये 3 स्टेजेस और उसमें। गाइस, ये बेसिकली हेनरी मेन का कंसेप्ट था, जो इन्होंने थ्योरी दी थी डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में। उसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया, इसमें इन्होंने कहा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। गाइस, जब उस टाइम उन्होंने हेनरी मैन ने जब ये बात बोली थी, तो ये 1871 में उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था। 1871 में उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा बोलबाला था। उस टाइम पर हेनरी मैन ने ये बात बोली थी कि बेसिकली स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर उन्होंने ये बताया, हेनरी मैन बेसिकली ये बोलते हैं कि सोसाइटी जो थी वो पहले स्टेटस के अनुसार चलती थी। इसका जो स्टेटस है उसको वैसा काम मिलेगा। स्टेटस अच्छा है तो अच्छा काम मिलेगा, स्टेटस लो है तो लो काम मिलेगा। दैट उस सोसाइटी में उस टाइम डिपेंड करता था कि आपका क्या स्टेटस है, आपको बेसिकली वैसा काम मिलेगा। ये कहना था बेसिकली, जब स्टेटस के अनुसार लोगों को काम मिलता था, तो उसके बाद जब ये लॉ जो था हमारा 4 स्टेज में डेवलप हुआ, जैसे कि डिवाइन लॉ आया, कस्टमरी लॉ आया, पीस रिकॉग्निशन हुआ,
उसके बाद में आपका कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ। लेकिन जब वो वहां पर लॉ डेवलप होना रुक जाता है सोसाइटी के साथ में, तो उसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बोला जाता। जब वहां फर्दर देखा गया कि कि बेसिकली इक्विटी आया, जस्टिस आया, उसके बाद में आपका लेजिस्लेशन आया, तो जब देखा गया कि सोसाइटी बेसिकली डेवलप हो चुकी है, तो उस केस में स्टेटस के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट आया। सोसाइटी डेवलप हुई, उसके देखा गया कि बेसिकली स्टेटस के साथ साथ सोसाइटी डेवलप होती गई। तो उसके बाद में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट आया, तो उस टाइम पर स्टेटस इतना महत्व नहीं रखता था, काम डिपेंड करता था कि आपको जब काम मिला तो आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता था, प्रॉपर सर्विसेज होती थी। कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो उसके बाद कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है। पहले सोसाइटी जो थी वो स्टेटस पे फोकस करती थी, लेकिन जब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करने लगी, और अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को महत्व दिया जाता है। तो इसीलिए इनका जो पॉइंट था, उन्होंने ये बोला था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये यही डिफाइन करता है कि पहले बेसिकली पुराने टाइम में सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी को स्टेटस के हिसाब से फोकस किया जाता था, और अब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो गई, वो प्रॉपर प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। किसी के साथ बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैसा भी काम कर सकता है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कोई भी सर्विसेज में एंटर हो सकता है। तो ये था बेसिकली बच्चों हमारा सर्विस टू स्टेटस टू स्कॉलर्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हमने यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट हो गया हमारा हेनरी मेन का कंसेप्ट। बच्चों जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है उसमें यह आया है, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केजिस थ्योरी गिवन बाय सेविग्नी, प्लीज एक्सप्लेन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। कोई फिर दोबारा सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, सेविग्नीज थ्योरी ऑफ वोल्केजिस्ट, वो आपको मैंने बता ही दिया। जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया वही आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, उनका बायोग्राफी डालोगे, उसके बाद में वो उनका क्या थॉट्स था, लॉ से रिलेटेड क्या था, वो सब आप डालोगे। वोल्केजिस थ्योरी के बारे में बताओगे, उसके क्रिटिसिज्म बताओगे, वो सब चीजें उसमें कवर होगी। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है वो ये, कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी मेन इन हिस्टोरिकल स्कूल, तो आप लिख सकते हो, वो मैंने आपको बताया। हेनरी मेन ने बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में बताया, हेनरी मेन ने बेसिकली स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, ये सब चीजें आप लिखोगे तो आप हेनरी मेन का कंसेप्ट यहाँ से ले सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया गाइस। तो ये हमारा हिस्टोरिकल स्कूल कंप्लीट हुआ, और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज आप हमारी वीडियोस देखते तो हैं, पर आप उसको आगे फर्दर फॉलो नहीं करते हैं या फिर आगे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम आएंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।